नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी के अंतर्गत जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सारे ही प्रश्नों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है। आज इसी कड़ी में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के सामने है। संघ की अनिवार्यता का परीक्षण कीजिए, भारतीय संघ की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। बहुत ही सीधा साधा सवाल है, देख पा रहे हैं। संघ की अनिवार्यता का परीक्षण कीजिए और भारतीय संघ की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। अब इसका जब भी आपको फ्रेमिंग करना है आंसर राइटिंग का, तो इंट्रो पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट को ध्यान में रखते हुए करें। अब यहाँ पे शुरुआत करना है परिचय में। जो भी संघवाद का जो परिचय है यहाँ पे आपको बता देना है कि भारत के संविधान में संघवाद का जो भी रूप है किस प्रकार से इसको यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा जो चीज़ हो जाएगा, संघ की अनिवार्यता का परीक्षण करना है। अर्थात जो भी संघ की जो अनिवार्यता है भारत में क्यों जरूरी है, यहाँ पे बॉडी पार्ट में ठीक है इसको रखने का प्रयास करना है। इसके अलावा भारतीय संघ की जो भी प्रकृति है इसे भी आपको बॉडी में रखना है। तो पूरा यहाँ पे जितना भी डायमेंशन बड़ा हो पाएगा उतना आप डायमेंशन बड़ा करने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आपको सिखाऊंगा भी। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे एक शानदार निष्कर्ष के माध्यम से अपने आंसर को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे निष्कर्ष या फिर टिप्पणी के रूप में आप कर सकते हैं। बिल्कुल चेक एंड बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं परिचय से। अब यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर का जो फर्स्ट इंप्रेशन जो है बिल्कुल ही आपके कॉपी में जब आएगा तो उसमें प्रेजेंटेशन का जो तरीका है आपका सबसे बेहतरीन होना चाहिए। खासकर हर एक प्रश्नों में प्रेजेंटेशन के तरीका को बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जामिनर का अटेंशन आपके कॉपी में मिल पाए। अब यहाँ पे चूँकि हमारा जो सब्जेक्ट ही यहाँ पे संघवाद से संबंधित है तो इसीलिए यहाँ पे संघवाद को आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि संघवाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा जो भी यहाँ पे शक्तियों का विभाजन यहाँ पे किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। अब यहाँ पे दो स्तर पे शुरुआत में किया गया था, चाहे हम लोग बात कर ले केंद्र सरकार की या फिर हम लोग बात कर ले राज्य सरकार की या प्रांतीय या फिर क्षेत्रीय सरकारों की यहाँ पे बात कर ले। अब यहाँ पे जो शक्तियों का जो विभाजन हुआ है, अब जो भी यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो विषय है, जैसे कि केंद्र का जो विषय है खासकर राष्ट्रीय हित से संबंधित, वैसे ही यहाँ पे जो क्षेत्रीय, जो ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रीय यहाँ पे सरकार है इनका जो भी यहाँ पे क्षेत्रीय हित से संबंधित जो भी यहाँ पे विषय है, इन दोनों ही विषयों को यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे ध्यान रखिएगा बांट दिया गया है। अब इससे क्या होगा, तो दोनों अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, यही है भारत में संघवाद का प्रकार या फिर संघवाद की प्रकृति। इसी तरीके से भारत कार्य करता है संघवाद को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप कोट कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, यूएसए की, तो देखिए यहाँ पे यूएसए जो कि प्राचीनतम संघीय देश के रूप में माना जाता है, जैसे कि विश्व का सबसे प्राचीनतम जो गणराज्य है, ठीक है, मैंने देखा जाए तो अनऑफिशियली रूप में बिहार के ही लिच्छवी गणराज्य को माना जाता है, लेकिन उसका जो उदय था एकदम ऑफिशियली रूप में देखा जाए तो यूनान के क्षेत्रों से हुआ था। वैसे ही यहाँ पे यूएसए को भी आपको समझने की कोशिश करना है कि प्राचीनतम जो संघीय जो देश है, जब अमेरिकी क्रांति के बाद से जब देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, संविधान की जब निर्माण होने लगा तो संघीय व्यवस्था यहीं पे लाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद से हम लोग अगर भारत की बात करें तो भारत भी यहाँ पे संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। अब आप सोचिए भारत में संघीय व्यवस्था लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। उस समय क्षेत्रीय राज्य अलग हो रहे थे, पाकिस्तान ऑलरेडी अलग हो चुका था, तो वैसे में एक मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी उस समय यहाँ पे देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्यों ने रिस्क लिया और भारत को संघीय व्यवस्था के तहत यहाँ पे रखने का निर्णय लिया। तो इसका सबसे बड़ा कारण था भारत का जो बृहद आकार, इतना जो विशाल जो देश है, इसके अलावा यहाँ पे सोशल हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा, जो भी इतनी डाइवर्सिटी है, अगर यहाँ पे बहुत अधिक शक्ति अगर केंद्र को दे दी जाती तो फिर से यहाँ पे समस्या आने की गुंजाइश बनी रहती। इसके अलावा कुछ और भी देश है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इसके अलावा कनाडा, ठीक है, कनाडा,
रसिया हो जाएगा, रसिया, या फिर ब्राज़ील। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देश हैं जहाँ पे संघीय व्यवस्था मौजूद है। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था, संघ, यहाँ पे आपको बता देना है, संघ का मतलब ही होता है, देखा जाए तो एक संधि, संधि या फिर इसे समझौता के रूप में समझ सकते हैं, संधि या समझौता। यह एक लैटिन, समझिएगा, ठीक है, ये लैटिन एक जो शब्द है फोएडस से लिया गया है, लैटिन शब्द फोएडस से लिया गया है और इसका मतलब है संधि और समझौता किसके बीच, तो जो भी विभिन्न इकाई है, विभिन्न इकाइयों के बीच, विभिन्न इकाइयों के बीच समझौता। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि भारत में केंद्र हो गया और क्षेत्रीय स्तर पे समझौता का विभाजन किया गया है, ठीक है। वैसे ही आप यूएसए भी देखेंगे तो यूएसए में यहाँ पे केंद्र है या फिर प्रांत है, वैसे सारे ही देशों में यही प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं संघ की अनिवार्यता को लेके। अब संघ क्यों अनिवार्य है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट पे यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे कि टोटल 7 पॉइंट है, इन 7 पॉइंट को आपको एग्जाम में ज़रूर लिख के आना है अगर इस तरह का प्रश्न दे रहा है तो। बहुत आसान है, देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, थोड़ा बहुत भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आसानी से इन सारे के सारे जो भी, ठीक है, सब टॉपिक है इसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे। नंबर 1 है यहाँ पे दोहरी सरकार को लेके बात करें, दोहरी सरकार को लेके यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोहरी सरकार का मतलब यही है कि भारत में देखा जाए तो यहाँ पे एक तरफ हो जाएगा केंद्र, हो जाएगा केंद्र हो जाएगा, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रांत या फिर राज्य कह सकते हैं, क्षेत्रीय स्तर पे जो भी यहाँ पे मौजूद है। अब दोनों को यहाँ पे क्या किया गया है तो संविधान के द्वारा, संविधान के द्वारा बिल्कुल ही यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक स्तर पे संप्रभु शक्तियाँ दिया गया है, प्रत्येक स्तर पे संप्रभु शक्तियाँ यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो भी विषय सूची के रूप में बांटा गया है इनमें इनको पूरा का पूरा, ठीक है, कानून बनाने का यहाँ पे अधिकार है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक स्वायत्तता का जो फीलिंग आता है, चाहे वो केंद्र सरकार को या फिर प्रांतीय जो भी क्षेत्रीय जो सरकार है उनको भी कहीं से कोई समस्या नहीं होती है। तो इसीलिए ज़रूरी है क्या है यहाँ पे दोहरी सरकार, ताकि दोनों ही अपनी अपनी विषय क्षेत्र में, विषय वस्तु के क्षेत्र में अच्छे तरीके से कार्य कर सके, लोगों की समस्याओं को सुन सके या फिर यहाँ पे जो भी शासन प्रशासन को बेहतरीन तरीके से चला सके। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे शक्तियों का वितरण के रूप में समझ सकते हैं आप, शक्तियों का वितरण। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शक्तियों का वितरण यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे केंद्र हो जाएगा और दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राज्य हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, देखिए दोनों का ही अगर चुनाव अगर देखा जाए तो एक ही व्यक्ति तो मिल के कर रहा है। अगर केंद्र में हम लोग बात करें लोकसभा की, उसी तरीके से राज्यों में अगर हम लोग बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पे भारत का जो प्रत्येक जो नागरिक है, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, देखिए इन्हें भी चुन रहा है प्रत्यक्ष तौर पे, इन्हें भी चुन रहा है प्रत्यक्ष तौर पे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर ये नागरिक इन्हें अगर चुन रहा है तो कहीं न कहीं यहाँ पे देखेंगे तो अपने अधिकारों का इधर भी हस्तांतरण कर रहा है, अपने अधिकारों का इधर भी हस्तांतरण कर रहा है, दोनों साइड यहाँ पे हस्तांतरण कर रहा है। और अभी वर्तमान में अगर आप थोड़ा सा 73वां और 74वां संविधान संशोधन को अगर काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे भी प्रत्यक्ष निर्वाचन यहाँ पे है, इनको भी यहाँ पे चुना जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे हस्तांतरण कुछ हद तक यहाँ भी करता है। अब इससे इस नागरिक को क्या मिलता है तो देखेंगे यहाँ पे, चाहे हम लोग केंद्र की बात कर ले, राज्य की बात कर ले या फिर हम लोग स्थानीय जो भी स्वायत्त जो, ठीक है, शासन प्रशासन है उसकी बात कर ले, इनके द्वारा इस नागरिक के प्रति जो भी यहाँ पे कानून हो गया या फिर यहाँ पे कराधान हो गया, प्रशासन हो गया, किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया जाए, सबका अपना अपना यहाँ पे अधिकार क्षेत्र पूरी तरीके से बटा होता है। ध्यान रखिएगा, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र, सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र बटा होता है। अब यही जो अधिकार क्षेत्र है आप देखेंगे तो जैसे कि केंद्र सूची, राज्य सूची, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा केंद्र सूची, राज्य सूची, इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। चूँकि ये जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ है ये राज्यों का ही यहाँ पे क्या हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है, कह सकते हैं कि सत्ता का कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको विकेंद्रीकरण यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा राज्यों का।
विकेंद्रीकरण होते हुए दिखाई देगा। तो जो भी यहाँ पे ठीक है राज्य सूची के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे तो जो भी पंचायती व्यवस्था है, नगर निगम की जो व्यवस्था है, सब इसी में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे ठीक है विषय वस्तु को यहाँ पे दिया है, केंद्र को भी राज्य को भी। समवर्ती सूची में यहाँ पे दिया गया है कि उसमें जो भी विषय वस्तु होगा इसमें दोनों मिल के कानून बनाएंगे, लेकिन अगर टकराव होगा तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता को लेके। देखिए यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है इस संघीय व्यवस्था में। देखिए चेक एंड बैलेंस होना यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा, चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे बार बार वहीं सेंटर और स्टेट की बात आ जाएगी, सेंटर की बात कर ले या फिर हम लोग यहाँ पे स्टेट की बात कर लें, दोनों को ही अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इनके साथ एक समस्या है कि ये वही कानून बनाएंगे, एकदम ध्यान से सुनिए, ये वही कानून बनाएंगे जो कानून ठीक है लोगों के हित में हो। अर्थात एक लाइन में बोलूँ तो ये कानून मूल ढांचे के खिलाफ होना नहीं चाहिए, अब सपोज करिए कोई भी स्टेट है, ठीक है, सपोज करिए हरियाणा वगैरह में रिजर्वेशन की मांग चलती है, राजस्थान में रिजर्वेशन की मांग चलती है, तो क्या वो रिजर्वेशन अगर कोई भी बहुसंख्यक ठीक है समाज है या फिर वोट बैंक के चक्कर में क्या वहाँ की सरकार उनके मांगों को मान के क्या उनको रिजर्वेशन दे देगा? तो ऐसा ही नहीं कर सकता है। रिजर्वेशन तो दे सकता है, राज्य में कानून भी बना सकता है, लेकिन पुनः ये मूल ढांचे के खिलाफ हो जाएगा। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, ऐसे में यहाँ पे चाहे हम लोग हाई कोर्ट की बात कर लें या फिर सुप्रीम कोर्ट, अधिकांशतः मामले में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक समीक्षा के तहत वैसे कानूनों को यहाँ पे अवैध घोषित कर सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे सेंटर के साथ हो सकता है, जैसे कि कृषि बिल को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, कृषि कानून को लेके देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे इसे वापस लेना पड़ा, कृषि कानून को वापस यहाँ पे लेना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको, ठीक है ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित नहीं किया था, सेंटर को ही यहाँ पे, केंद्र को ही यहाँ पे वापस लेना पड़ा था जनता के दबाव में आके। तो समस्या तो यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे बनी ही रहती है, चूँकि लोकतंत्र में वास्तविक जो शक्ति है कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों के पास ही है, जनता के पास ही है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका। ध्यान से देखते चलिए, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है यहाँ पे कि पूरा का पूरा यहाँ पे न्यायालय के जो पास है संविधान की न्यायिक व्याख्या का करने का अधिकार है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न्यायिक व्याख्या करने का इस न्यायपालिका के पास अधिकार है। अर्थात जो भी यहाँ पे संविधान का न्यायिक व्याख्या करने का अधिकार इसी स्वतंत्र न्यायपालिका के पास है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है या फिर कुछ मामलों में हाई कोर्ट के पास यहाँ पे हो सकता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सेंटर और स्टेट के बीच अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पे विवाद होता है, तो यह जो न्यायपालिका है बिल्कुल एक एम्पायर की तरह काम करती है, अंपायर की तरह, ठीक है, बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से ये कार्य करते हुए नजर आती है। उसके बाद नेक्स्ट है अदालत की दोहरी प्रणाली। अब अदालत की दोहरी प्रणाली का मतलब क्या है? देखिए, संघवाद में इसका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे क्यों है? संघवाद में जैसे कि इसमें देखा जाए तो न्यायपालिका का विभाजन किया गया है, न्यायपालिका का विभाजन। अब न्यायपालिका का विभाजन का मतलब ये नहीं है कि इनके शक्तियों का बंटवारा हो गया है, ठीक है, अलग अलग स्तर पे न्यायपालिका को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टेट में, यहाँ पे स्टेट में बात कर लें यहाँ पे, ठीक है, तो अब स्टेट में क्या होता है? तो जो भी यहाँ पे सुनवाई जो होती है स्टेट में, जो भी यहाँ पे सुनवाई होती है, जो भी स्टेट जो कोर्ट है, जैसे कि हाई कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर सेशन कोर्ट हो गया, इन्हीं तीनों जगह यहाँ पे राज्यों का जो भी, ठीक है, मामला होता है या फिर नागरिक संबंधी मुद्दे होता है, इन्हीं जगहों पे सुनवाई की जाती है। अब सपोज करिए यहाँ पे कि स्टेट और स्टेट के बीच समस्या आ गई, स्टेट और स्टेट के बीच या फिर स्टेट या सेंटर के बीच समस्या आ गई, तो वैसे में क्या किसी भी
राज्य का जो भी यहाँ पे कोर्ट होगा, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, ऐसे में क्या वो मामले की जो सुनवाई करेगा तो दूसरा राज्य मान जाएगा? खुद आप सोच के देखिए। सपोज करिए अगर बिहार में है, ठीक है, पटना हाई कोर्ट का, ठीक है, जो भी आदेश है, सपोज करिए बिहार और यूपी में कुछ चीज़ों को लेके यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। अब पटना हाई कोर्ट कुछ और स्टेटमेंट देगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ और स्टेटमेंट देगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? टकराव होना स्वाभाविक है, टकराव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में यहाँ पे होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, ये मामला कहाँ चला जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, अर्थात इसे आप बोल सकते हैं संघीय न्यायालय में। संघीय न्यायालय में ये मामला यहाँ पे चला जाएगा और फिर तब जाके उसको निपटारा करना होगा। अब यहाँ पे जो भी ये डिसीजन देगा, बिल्कुल ही उन डिसीजनों को दोनों ही राज्यों को या फिर केंद्र या फिर राज्य सरकार को मानना ही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कठोर संविधान को लेके। अब कठोर संविधान का मतलब देखिए सिंपल सा है, जैसे कि कठोर संविधान का मतलब संविधान द्वारा देखिए शक्तियों का जो विभाजन किया गया है उससे संबंधित है। थोड़ा आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, शक्तियों का जो विभाजन किया गया है। अब देखेंगे शक्तियों के विभाजन को लेके यहाँ पे देखा जाए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने या फिर जो संविधान के सदस्यों ने, संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, कहीं न कहीं यहाँ पे इसकी जो सुप्रीमेसी है यहाँ पे न्यायालय को ही यहाँ पे देने का प्रयास किया है। न्यायालय या फिर कह सकते हैं कि संविधान को ही यहाँ पे देने का प्रयास किया है। इसीलिए यहाँ पे कठोर संविधान का सीधा सा मतलब है कि किसी भी मतलब मामले को लेके इस पे इतना आसान नहीं होगा संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, संविधान संशोधन करना, या फिर ठीक है हम लोग बात कर ले फंडामेंटल राइट की, या फिर कोई भी अन्य यहाँ पे संशोधन हो जो अगर मूल ढांचे के खिलाफ हो रहा है तब तो समस्या आएगी ही आगे। लेकिन अगर वो सिंपल कोई भी संशोधन भी है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो गया या फिर बाकी अन्य कोई भी हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। और इस मामले में जो भारत का संविधान काफ़ी कठोर होते हुए आपको नजर आएगा। सोचिए बहुमत की सरकार थी, लेकिन जब जीएसटी बिल को पारित जब यहाँ पे करना था तो बहुत ही स्थिति खराब थी, बहुत ही समझिए यहाँ पे, ठीक है, जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है बहुत सारे दांव पेच लगा के इस बिल को पारित करने में यहाँ पे कामयाब रही थी, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। क्यों? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार का जब संशोधन होगा तो संसद में कहीं न कहीं देखेंगे तो संघीय ढांचे को बदलने का प्रयास किया जाएगा। और इस मामले में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है 368 के माध्यम से देखेंगे तो 3-4 प्रकार से यहाँ पे किया जाता है। और कुछ इसमें जैसे कि एक जो खतरनाक वाला है, जब भी बात आती है संघीय ढांचे को परिवर्तित करने की बात, तो इसमें यहाँ पे विशेष जो मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 50% से अधिक राज्यों की यहाँ पे सहमति चाहिए। सपोज करिए, ठीक है, जितना भी राज्य है तो उसमें कम से कम यहाँ पे 50% राज्यों की सहमति यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, सहमति चाहिए ही चाहिए, तभी जाके कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब एग्जांपल के लिए लेकर यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जीएसटी है, या फिर ठीक है राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग को लेके भी यहाँ पे कुछ इसी तरीके का जब विधेयक लाया गया था तो बहुत समस्या हुई थी उस समय। तो बस यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जीएसटी को दिखा दीजिएगा कि देखिए कठोर संविधान के रूप में कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट है द्विसदनीय विधायक। अब द्विसदनीय विधायक का सिंपल सा मतलब है कि एक तरफ हो जाएगा यहाँ पे उच्च सदन, उच्च सदन जिससे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरी तरफ हो जाएगा यहाँ पे लोकसभा जिसे बोला जाता है निम्न सदन, निम्न सदन। अब यहाँ पे जो राज्यसभा है ये देखेंगे तो यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी इसके मेंबर जो होते हैं हर एक राज्य में आप लोग देखेंगे तो जनसंख्या के अनुसार पे, ठीक है, जनसंख्या के आधार पे इनको यहाँ पे पूरा ठीक है चुनने का जो भी अब प्रत्यक्ष जो प्रक्रिया होती है यहीं से राज्यसभा का चुनाव यहाँ पे होता है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे लोकसभा में, तो यहाँ पे लोकसभा में
यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से इनको यहाँ पे चुना गया है। अब ऐसे में यहाँ पे देखेंगे तो पावरफुल, अगर हम लोग बात करें पावरफुल के दृष्टिकोण से, तो लोकसभा ही अधिक पावरफुल है। लेकिन अब यहाँ पे उच्च सदन या फिर राज्यसभा को क्यों लाया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है, अप्रत्यक्ष लोगों के द्वारा ही यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो ऐसे में इस राज्यसभा के द्वारा इस लोकसभा को, ठीक है, बहुत सारा मामलों में यहाँ पे अनावश्यक, ठीक है, जो कह सकते हैं कि, ठीक है, हस्तक्षेप हो गया, अनावश्यक हस्तक्षेप को पूरी तरीके से यह करने का, ठीक है, प्रयास भी करता है। अब ये अनावश्यक हस्तक्षेप यहाँ पे कब हो सकता है, खुद समझिए आप, ठीक है, जब भी लगेगा कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र जो सरकार है सही तरीके से काम नहीं कर रही है, लोगों के मुद्दों को नहीं उठा रही है, या फिर कुछ ऐसा विधेयक, कुछ ऐसा कानून बनाने जा रही है जो लोगों के हित में नहीं हो, तो यहाँ पे फिर इसको, ठीक है, हस्तक्षेप करना ही होगा। ध्यान रखिएगा, हस्तक्षेप करना ही होगा। और इसीलिए राज्यसभा को, ठीक है, विद्वानों की सभा भी इसे बोला जाता है, ब्रिटेन की संसद से इसको लिया गया है। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं, भारतीय संघ की प्रकृति को लेके, भारतीय संघ की प्रकृति को लेके। तो इसमें लगभग 9 पॉइंट है, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना है, ठीक है, तो थोड़ा एक बार सरसरी निगाहों से देखने का प्रयास कीजिए, एक ही बार में सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक यहाँ पे डिटेलिंग आपको करना नहीं है। नंबर 1 है यहाँ पे संघ का गठन। अब देखिएगा, संघ का गठन थोड़ा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था मौजूद है, अमेरिका में संघीय व्यवस्था मौजूद है। लेकिन अमेरिका में जो संघीय जो व्यवस्था जो मौजूद है, यह दोनों के सामंजस्य से मौजूद है, अर्थात अमेरिकी जो भी राज्य है और संघ के बीच, अमेरिकी राज्य और संघ के बीच एक समझौते का परिणाम है। यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच यहाँ पे समझौता हुआ है। और ठीक है, आपको ध्यान ही होगा, लगभग 1776 में जब अमेरिकी क्रांति हुआ था, तो उसके बाद से देखेंगे, ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति में तो खैर यहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में बिल्कुल वो, ठीक है, मुक्ति हो गया था। लेकिन उसके बाद से देखिए सब लड़ लिए आपस में, ठीक है, आपस में नहीं, माने ब्रिटेन के खिलाफ सब लड़ लिए, और फिर ये लोग जा रहे थे अपने अपने घर, 13 के 13 जो भी उपनिवेश थे अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे थे। फिर वहाँ पे एक लीडर के माध्यम से, कई सारे उस समय लीडर थे, उन लीडरों के माध्यम से हुआ कि नहीं, हमें एक संघ बनाने की यहाँ पे कोशिश करना है, ताकि हम एक मजबूत पूरी तरीके से अमेरिका को आधार दे सकें। और इसीलिए यहाँ पे जो भी, ठीक है, अलग अलग जो 13 जो उपनिवेश थे उस समय, उन लोगों के द्वारा जो भी आज़ाद हो गए थे, उन लोगों ने आपस में एक समझौता किया कि चलो भाई इसी तरीके से हमें रहना चाहिए आपस में, ठीक है, एक संघ के माध्यम से अगर हम लोग रहेंगे तो बिल्कुल यूनाइट रहेंगे। फिर से कोई विदेशी शक्ति मतलब आ जाए और हमें गुलाम बना ले, तो ऐसा ठीक नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे बातें होती हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के देखेंगे तो समझौते का यहाँ पे पूरा क्या है, परिणाम है। ध्यान रखिएगा, समझौते का परिणाम है। अब यहाँ पे जब समझौता हुआ, तो अब खुद सोच के देखिए, जब अंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो क्या कोई भी अपने अधिकारों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी 50 राज्य की जो यहाँ पे अवधारणा देखने के लिए मिलती है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अविनाशी संघ। इसका सिंपल सा मतलब है, अमेरिका में ना तो राज्य टूटेगा ना तो संघ टूटेगा, क्योंकि दोनों में क्या हुआ है, समझौता हुआ है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है, टूट यहाँ पे नहीं सकता है। और इसी को, ठीक है, समानता के आधार पे भी यहाँ पे लाने का कोशिश किया। जैसे कि अमेरिका में, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो केंद्र होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा सीनेट, जिसे उच्च सदन बोला जाता है। यहाँ पे जो भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, जैसे भारत में राज्यसभा है, तो यहाँ पे टोटल, ठीक है, 50 राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और हर एक राज्यों को यहाँ पे 2 सीट दिया हुआ है, 2 सीट दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, तो टोटल सीनेट में 100 सीट फिक्स है यहाँ पे। लेकिन क्या अभी हमने देखा भारत में ऐसा था? भारत में नहीं था, क्योंकि भारत में जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है राज्यसभा,
ठीक है, उसमें यहाँ पे जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य में अलग अलग राज्यसभा के सीटों की संख्या दी गई है, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल फिक्स है। हाँ, लेकिन जो अमेरिका में जो कांग्रेस है, यही है कांग्रेस, निम्न सदन के रूप में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात यहाँ पे जो भी सीट है जनसंख्या के आधार पे दिया जाता है। अब वहाँ तो ठीक है, थोड़ा भारत को अब लेके देखिए, अब बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। भारत देखिए जब आज़ाद हुआ तो क्या भारत की स्थिति ऐसी थी? भारत में तो बिल्कुल ये ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था। यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे देखेंगे तो हर एक राज्यों को जो मतलब केंद्र था उसने रेगुलेट करने का यहाँ पे प्रयास किया, नियंत्रित करने का प्रयास किया, अर्थात इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा संघीय व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे समझौता हुआ है अमेरिका में, इसके जस्ट विपरीत, इसके जस्ट विपरीत भारत में आपको दिखाई देगा। अर्थात भारत में जो भी यहाँ पे राज्य है, ध्यान रखिएगा, भारत में जो राज्य है यहाँ पे अविनाशी नहीं होगा राज्य, बल्कि भारत का राज्य कैसा होगा? विनाशी होगा, विनाशी होगा। अर्थात विनाशी राज्यों का केंद्र कैसा होगा? केंद्र कैसा होगा? खुद आप सोच के देखिए, केंद्र कैसा होगा? अविनाशी, अविनाशी। अर्थात भारत में राज्य टूट जाएंगे, ध्यान रखिएगा, भारत में राज्य टूट जाएंगे लेकिन केंद्र नहीं टूटेगा, अविनाशी संघ हो जाएगा। अर्थात विनाशी राज्यों का भारत कैसा है? अविनाशी संघ के रूप में मौजूद है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो राज्य हैं अपने आप को स्वयं, समझ रहे हैं ना, संघ से पृथक नहीं कर सकते हैं। जो राज्य है संघ से पृथक नहीं कर सकते हैं, इसका सिंपल सा मतलब है। और यहाँ भी वही होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों नहीं टूटेगा। यहाँ भारत में क्या होगा? टूट जाएगा, अलग ये भी नहीं होगा, देख पा रहे हैं, अलग ये भी नहीं होगा और अलग ये भी नहीं होगा, लेकिन इसमें संघ को, ठीक है, राज्यों को सिंपल मेजोरिटी से, समझ रहे हैं ना, साधारण विधेयक से यहाँ पे कोई भी राज्य को टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार का मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे कि दो सरकारें तो ऑलरेडी संविधान सभा के सदस्यों ने यहाँ पे दिया हुआ था, हालांकि त्रिस्तरीय संरचना का भी, ठीक है, डीपीएसपी के माध्यम से दिखाने का कोशिश किया गया था। जैसे कि यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, केंद्र, दूसरी तरफ यहाँ पे हो जाएगा राज्य। अब इसी राज्य को थोड़ा सा और विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, या फिर आप कह सकते हैं कि और बेहतरीन तरीके से शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, खासकर गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए पंचायत का जो भी कॉन्सेप्ट था, गांधी का भी ये बहुत ही अच्छा ख्वाब था, ठीक है। 73वां संशोधन के माध्यम से जैसे यहाँ पे पंचायती व्यवस्था को लाया गया, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन के माध्यम से जो भी यहाँ पे नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, इन सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे लाया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है, केंद्र का, राज्य का, केंद्र 1 हो गया, राज्य 2 हो गया, स्थानीय स्वशासन 3 हो गया, इन तीनों का जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय वस्तु है बिल्कुल ही यहाँ पे बटा हुआ है, बिल्कुल ही यहाँ पे बटा हुआ है। सब अपने अपने क्षेत्र में शासन प्रशासन को या फिर जो भी गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एकल नागरिकता। अब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब यहाँ पे एक ही नागरिकता, एक ही नागरिकता, अर्थात भारत के संदर्भ में देखेंगे यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है तो भारत का यहाँ पे नागरिक हो सकता है, भारत का यहाँ पे नागरिक हो सकता है। अगर जैसे ही वो किसी अन्य देश का नागरिकता अगर लेता है, नागरिकता लेता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। जैसे कि कनाडा में देखेंगे तो दोहरी नागरिकता है, भारत में ऐसी क्या है? नहीं है। तो इसका सिंपल सा मतलब है एकल नागरिकता। समझ रहे हैं, यहाँ पे राज्य का आप नागरिक नहीं है, आप सीधे सीधे, ठीक है, भारत का नागरिक है। तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। उसके बाद राज्य का जो प्रतिनिधित्व है, ध्यान रखिएगा, राज्य का प्रतिनिधित्व है लेकिन समानता यहाँ पे नहीं है। इसको भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। राज्य का जो प्रतिनिधित्व, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे समानता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? राज्यसभा को लेकर हम बात कर रहे हैं, राज्य सभा को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि राज्यसभा में जो भी संसदों का, ठीक है, जो भी यहाँ पे कह सकते हैं, ये जो भी संसदों की जो सदस्यों की जो संख्या है यहाँ पे जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे दिया गया है।
जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे दिया गया है, लेकिन यूएसए में क्या था, याद करिए, अभी मैंने बताया था सीनेट, सिर्फ 2 ही एक राज्य से वहाँ पे सदस्य हुआ करते थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्यसभा चूंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ पे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व के आधार पे ही यहाँ पे जो भी सीट होती है, सीटों का संख्या का बंटवारा होता है। जैसे बिहार में राज्यसभा की संख्या कुछ और होगी, अगर कोई राज्य छोटा है तो वहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पे। हालांकि इसमें कुछ राज्यों को यहाँ पे छूट या फिर विशेष प्रावधान दिया गया है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 371 ए का हम लोग बात कर लें तो इसमें, ठीक है, नागालैंड हो गया, नागालैंड से संबंधित चीज़ों को यहाँ पे कुछ विशेष छूट दी गई है। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले यूएसए की, तो यूएसए की जो उच्च सदन है जिसे सीनेट के नाम से जानते हैं, वहाँ पे समानता को आधार बनाया गया है। 50 स्टार है, हर एक स्टार अपने आप में अमेरिकी झंडे में देखते होंगे 50 स्टार और 50 राज्यों को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे समानता को ध्यान में रखते हुए हर एक राज्य से 2 यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात 50x2, अर्थात सीनेट में 100 सीट यहाँ पे होगा उच्च सदन में, लेकिन भारत में यहाँ पे अलग अलग संख्या हो सकती है, अलग अलग राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से। उसके बाद है संघीय विशेषताओं वाला एकात्मक राज्य। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, देखिए भारत में यह आरोप लगता है, क्योंकि भारत एक संघीय देश है, लेकिन संघीय देश होने के बावजूद भी देखेंगे तो केंद्र को कुछ मामलों में यहाँ पे संविधान के द्वारा अधिकार दिया ही गया है। तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे बोला जाता है कि संघीय देश होने के बावजूद भी भारत एकात्मक व्यवस्था की तरफ, ठीक है, व्यवहार करता है। लेकिन ऐसा कहना पूर्णतः सही नहीं होगा। थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भारत के संविधान में एक मजबूत केंद्र की नींव रखी गई थी, अब ये मजबूत केंद्र अगर नहीं होता तो क्या अभी भारत इतनी अच्छी तरीके से कार्य कर रहा होता? खुद सोच के देखिए, जिन परिस्थितियों में भारत का उदय हुआ, उन परिस्थितियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अंदर ही अंदर, ठीक है, मतलब इतना खुशी होगा कि भारत इतने लंबे समय तक टिक कैसे गया। तो उसका एक बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए यहाँ पे मजबूत केंद्र को लेके। हालांकि अब ये नहीं है कि मजबूत केंद्र बनाने के चक्कर में राज्यों को पूरी तरीके से कमज़ोर कर दिया गया, ठीक है, ऐसा भी नहीं था। राज्यों को भी कहीं न कहीं यहाँ पे, ठीक है, जो भी इनका अधिकार क्षेत्र था, इनके अधिकार क्षेत्र को यहाँ पे देने का जरूर, ठीक है, प्रयास किया गया। लेकिन कुछ मामला ऐसा है जिसमें आपको दिख जाएगा एकात्मकता के लक्षण, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि लचीला संविधान। अब इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे, लचीला संविधान का मतलब यहाँ पे कि अगर यहाँ पे संसद अगर चाहे तो इस लचीलेपन का फ़ायदा उठा सकती है और कई सारे कानून को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पारित करा सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे इमरजेंसी का टाइम ले लीजिए। इमरजेंसी के समय अगर देखा जाए तो संसद के पास शक्ति बहुत यहाँ पे अधिक हो जाती है। चाहे हम लोग 352 की बात कर लें, 352 तो, ठीक है, ऑलरेडी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी से यहाँ पे, ठीक है, संबंध रखता है। 356 की बात कर लीजिए राष्ट्रपति शासन से, जो कि, ठीक है, काफ़ी ही अगर देखा जाए तो केंद्र को यहाँ पे शक्ति प्रदान करती है। वैसे ही 360 वित्तीय आपातकाल की बात कर ले तो यहाँ पे इमरजेंसी हो गया। या फिर यहाँ पे जब भी चुनाव की बात आती है, इसमें भी जो भारत सरकार का, केंद्र सरकार का प्रभाव अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, अभी क्या चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट में भी यही चल रहा है, एक देश एक चुनाव। तो एकीकृत चुनाव को लेके भी आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। अगर एकीकृत चुनाव यहाँ पे चल रहा है तो केंद्र के अधीन ही यहाँ पे वो कार्य करने का, ठीक है, प्रयास कराया जा रहा है कि भाई केंद्र का जब चुनाव हो तभी सारे राज्यों का चुनाव यहाँ पे हो जाएगा। तो कुछ यहाँ पे लगेगा कि जो केंद्र कर रही है वो राज्य करने के लिए मौजूद है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कैग की बात कर लें, लेखा जोखा, यहाँ पे हर एक राज्यों तक का पूरा लेखा जोखा पूरा, ठीक है, देखते रहती है। उसी तरीके से यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका की बात कर लें, एकीकृत न्यायपालिका हो गया। या फिर यहाँ पे राज्य
राज्य सूची का जो भी विषय है यहाँ पे कई बार देखेंगे तो राज्य सूची के विषयों पे यहाँ पे जो संसदीय अधिकार आपको जताते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। खासकर जब ऐसा होता है जब किसी राज्य में मतलब केंद्र वाली सरकार नहीं है, विपरीत सरकारों के बीच ये सब देखने के लिए मिलता है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एकात्मकता की तरफ लक्षण देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाओं का कोई सख्त विभाजन यहाँ पे नहीं किया गया है। अब सारा चीज़ जो है एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, जैसे IAS, IPS, IFS, ये जो 3 जो सेवाएं हैं देखेंगे, ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत इसको रखा जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे राज्य सिविल सेवा हो गया, राज्य सिविल सेवा। अब यहाँ से सोचिए जो भी यहाँ पे अधिकारी बन के आ रहा है, जो भी यहाँ पे अधिकारी बन के आ रहा है यहाँ से, और फिर यहाँ से जो भी अधिकारी बन के आ रहा है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, अभी आप लोग राज्य सिविल सेवा की अगर अभी तैयारी कर रहे हैं, अब सोचिए कोई यहाँ पे UPSC क्वालिफाई करके आ रहा है, कोई यहाँ पे BPSC क्वालिफाई करके आ रहा है, लेकिन दोनों को यहाँ पे फाइनली आके एक छत के नीचे एक साथ टुगेदर, एक साथ मिल के यहाँ के दोनों ही सदस्यों को काम करना है। और ये जब काम करेंगे तो इसमें संघ हो गया या फिर राज्य हो गया, दोनों को ध्यान में रखते हुए या फिर ये लोग दोनों की यहाँ पे सेवा करेंगे, दोनों की सेवा करेंगे, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, कार्यपालिका के ये पार्ट हैं। तो संघ और राज्य संबंधी, ठीक है, दोनों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि सार्वजनिक सेवाओं का कोई सख्त विभाजन यहाँ पे नहीं किया गया है कि ये भाई ये केंद्र से आ रहा है तो केंद्र से संबंधित जो भी, ठीक है, नियम कानून है उसी को सिर्फ फॉलो करे, राज्यों के नियम कानून को छोड़ दे, ऐसा यहाँ पे नहीं है। पूरी तरीके से चेक एंड बैलेंस का मामला है। नेक्स्ट है राज्यों की रक्षा के लिए संघ की शक्ति। अब राज्यों की रक्षा के लिए संघ की शक्ति, चूंकि आपको पता होना चाहिए भारत के राज्यों को, ठीक है, अपना जो, ठीक है, वैदेशिक संबंध जो नीति है बनाने का अधिकार नहीं है। कई बार देखते होंगे कि कई सारे मुख्यमंत्रियों का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है या फिर उन्हें विदेशी यात्रा के लिए रोक लगा लिया जाता है। तो ये पूरा केंद्र को अधिकार है, ऐसा हो, ठीक है, कुछ परिस्थितियों में कर सकती है। तो यहाँ पे संघ के पास पूरा का पूरा संवैधानिक अधिकार है। जैसे कुछ परिस्थितियां हो सकती है, अगर किसी भी राज्य पे बाहरी आक्रमण हो रहा है, किसी भी राज्य पे बाहरी आक्रमण हो रहा है या फिर आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, आंतरिक गड़बड़ी, जैसे बाहरी आक्रमण मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल दें, अगर बांग्लादेश वाला मामला, तो देखिए वो बाहरी आक्रमण के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की तरफ, ठीक है, अटैक किया जा रहा था, वहाँ के लोग भाग के यहाँ पे आ रहे थे। आंतरिक गड़बड़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको पंजाब में देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आर्मी ने, ठीक है, जो स्वर्ण मंदिर पर अटैक किया हुआ था। तो इन सारे ही परिस्थितियों में आप देखेंगे तो संघ के पास, अर्थात केंद्र के पास, संघ का मतलब क्या है यहाँ पे, केंद्र के पास यह दायित्व है, यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य की रक्षा कर सकता है, किसी भी राज्य की रक्षा कर सकता है। और कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि अगर संवैधानिक अगर विफलता है, कहीं भी संवैधानिक विफलता है किसी भी राज्य में, जब चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें अगर कोई भी सरकार नहीं बन पा रही है तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो अब राष्ट्रपति शासन लगने का मतलब है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, वो वहाँ पे केंद्र संभालेगी। तो इसीलिए राज्यों के लिए संघ की शक्ति को यहाँ पे बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। ये भी सिंपल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है। अब नीचे जो भी इसके अधीनस्थ न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, या फिर बहुत सारा विशेष अदालत, स्पेशल कोर्ट भी होता है, अब यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, कि यहाँ पे अगर इनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय अगर दिया गया है, किसी भी प्रकार का निर्णय दिया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इन सारे ही अदालतों के फैसले को निरस्त कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने भी फैसले को पलट सकती है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है,
ठीक है, शंकरी प्रसाद के मामले में, गोलकनाथ के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में अपने भी फैसले को पलट सकती है और संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से, संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से, संवैधानिक व्याख्या के माध्यम से इसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो ये है स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न सदन और उच्च सदन। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, सब मैंने समझा ही दिया है कि निम्न सदन को यहाँ पे अधिक से अधिक पावरफुल बनाने की कोशिश किया गया है, पावरफुल बनाने की कोशिश किया गया है, क्योंकि निम्न सदन में एक तो संख्या, नंबर ऑफ जो सीट है, नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अधिक है। इसके अलावा जनता के द्वारा इनको प्रत्यक्ष चुना जाता है। अब जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जा रहा है तो जनता क्या कर रही है, अपनी शक्तियों का कहीं न कहीं यहाँ पे हस्तांतरित कर रही है, हस्तांतरित कर रही है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इनको अधिकार भी है। जैसे सबसे बड़ा देख रहे हैं ना, फाइनेंशियल एक्टिविटी को लेके, धन विधेयक को लेके सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पारित किया जाएगा, उच्च सदन इसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो कुछ यहाँ पे ठीक है अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को ही यहाँ पे दिया गया है। फाइनली यहाँ पे आपको निष्कर्ष के रूप में बता देना है कि देखिए, भारत की जो संघीय प्रणाली है, भारत की जो संघीय जो प्रणाली है, दो परस्पर विरोधियों के बीच समझौते का प्रतिनिधित्व करती है। संघीय जो प्रणाली है, दो परस्पर विरोधी के बीच, विरोधियों के बीच समझौते का प्रतिनिधित्व करती है, समझौते का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा अगर कुछ और भी आपको लिखना है तो जैसे कि यह शक्तियों का जो विभाजन है, ध्यान रखिएगा, शक्तियों का विभाजन भी करती है, शक्तियों का विभाजन भी करती है, शक्तियों का विभाजन भी करती है। और जो भी यहाँ पे स्वायत्त क्षेत्र में, स्वायत्त क्षेत्र में ये लोग अपने ठीक है शासन प्रशासन को, शासन हो गया, प्रशासन हो गया, शासन प्रशासन को, शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चला सके, सुचारू रूप से चला सके। सपोज करिए यहाँ पे विभाजन हो गया केंद्र और राज्य के बीच, राज्य के अंतर्गत अगर पंचायती व्यवस्था को ला दिएगा, वहाँ पे अगर विभाजन हो गया तो सब अपने स्तर पे ठीक है एक स्वायत्त तरीके से, मैंने उनको ये नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है हम पे, स्वायत्त तरीके से लोग शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हैं। और ये ऐसा संघीय व्यवस्था में ऐसा इसीलिए करना जरूरी हो जाता है ताकि भारत की जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता पूरी तरीके से यहाँ पे बने रहे, देश की रक्षा हो सके, देश की एकता को आप पे बढ़ावा मिल सके। लेकिन थोड़ा बहुत आपको ठीक है निगेटिव की तरफ यहाँ पे मूव करने का प्रयास करना है कि भारत के संघीय व्यवस्था में एकात्मक के तरह जो एकात्मकता का जो आरोप जो लगता है केंद्र में, इस एकात्मकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र को भी यह ठीक है मतलब नैतिक निर्णय को ध्यान में रखते हुए या फिर नैतिक जो भी ठीक है मामला है, नैतिक मामलों को ध्यान में रखते हुए या फिर ठीक है नैतिकता के माध्यम से किसी भी मामले को फैसला करना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर फैसला करना चाहिए। क्योंकि आमतौर होता क्या है कि केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी की और सरकार है, तो पता चले कि केंद्र जो है ठीक है उन राज्यों में कोई जो स्कीम है लगाने के लिए तैयार नहीं कर रहा है, या उनका पैसा बहुत लंबे समय तक ठीक है फंसा के रख रही है। बहुत सारा सब्सिडी मामला, बहुत सारा ऐसा ठीक है डिबेटेबल जो इशू रहता है संघीय व्यवस्था में रहता ही रहता है। तो कुछ ठीक है 70-80% पॉजिटिव बातों को लिख के कुछ 20-30% बातें ठीक है टिप्पणी के रूप में आप कर सकते हैं, टिप्पणी के रूप में यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक देते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।